ओके, तो हम आज शुरू करते हैं, फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे। और फ्रिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, फ्रिक्शन इज समथिंग जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, जिसकी वजह से हम दौड़ पाते हैं। जानवर चढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, वो दौड़ सकते हैं। तो फ्रिक्शन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। कार चल पा रही है, वो फ्रिक्शन की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। और हम जब बात करते हैं एस्ट्रोनॉट्स की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कोई एयर नहीं होती। चलिए, ये तो बेसिकली फ्रिक्शन के बारे में बात होगी। फ्रिक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो तरह के फ्रिक्शन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लग रहा होता है जब बॉडी रेस्ट में होती है, ठीक है, और बॉडी को मोशन में लाने के लिए कर रहा होता है, तो एफर्ट टू स्लाइड होता है, ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन तब लग रहा होता है जब बॉडी आपस में, दो बॉडीज आपस में स्लाइड करना शुरू कर देती है, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। ज़्यादा अच्छा हम एग्जाम्पल से देखेंगे इसको। तो मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है 500 न्यूटन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है ये अपन अगले क्वेश्चन में समझेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसमें मैंने कोई फोर्स लगाया, ठीक है। मान लीजिए शुरू में कोई फोर्स भी नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि शुरू में कोई फोर्स भी नहीं है, शुरू में तो कोई फोर्स भी नहीं है, इसमें कोई फोर्स नहीं है। आप बताइए कि इस समय अगर इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, सॉरी, इसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 500 न्यूटन है, इस समय इसमें कोई फोर्स नहीं है, तो इस समय फ्रिक्शन कितना होगा। देखिए, जब ये बॉडी रेस्ट में है, ये कोई एम मास की बॉडी है, रेस्ट में है ना, और इस समय कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू भी इसमें जीरो होगी। इस समय इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू भी जीरो होगी। अब मैंने इसमें कोई फोर्स लगाया, अब मैंने इसमें कोई फोर्स लगा दिया, ठीक है। और मान लीजिए कि ये फोर्स की वैल्यू, लेट्स से कि अलग अलग केसेस ले लेते हैं। पहला केस ले लेते हैं कि केस 1, ये जो फोर्स की वैल्यू है, लेट्स से कि 150 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया। लिमिटिंग फ्रिक्शन आप ये समझ लीजिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो वैल्यू है, अगर आप उससे कम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी बिल्कुल अड़ियल की तरह बैठी रहेगी, जाएगी नहीं। लेकिन आपने ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा का फोर्स लगाया तो फिर बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। तो आपने 150 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब आपसे पूछा जाए कि इस समय फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो इस समय जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस की तरफ लग रहा होगा, और इसको अपन एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फ्रिक्शन होगा इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपने 150 न्यूटन का फोर्स लगाया तो जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो भी 150 न्यूटन ही आएगी। और अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो जीरो फ्रिक्शन आता है। क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। मतलब अगर आपने यहाँ पर कोई मान लीजिए एक बहुत बड़ा ये बोर्ड है ना, मान लीजिए बोर्ड का लिमिटिंग फ्रिक्शन है भाई 500 न्यूटन का है। अब मैं इस बोर्ड पे, क्या इस समय कोई फ्रिक्शन लग रहा है, ये बॉडी रेस्ट में, क्या इसमें कोई फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, क्योंकि फोर्स भी नहीं लग रहा तो फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, अगर मैंने इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन का हो जाएगा। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता ना कि कलर, वो शक्ल देख के रंग बदलता है। तो अगर आपने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन का हो जाएगा। आपने फ्रिक्शन 100 न्यूटन का लगाया तो फ्रिक्शन भी, आपने फोर्स 100 न्यूटन का लगाया तो फ्रिक्शन भी 100 न्यूटन का हो जाएगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कहानी नहीं पहुंचाती। तो केस 1 है 150 न्यूटन, तो ये भी 150 न्यूटन। मान लीजिए केस 2 है, फोर्स लगा दिया मैंने 450 न्यूटन का, बहुत बड़ा फोर्स लगा दिया। अब 450 न्यूटन का फोर्स लगा, लेकिन अभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तो 500 न्यूटन है। तो क्या इस समय फ्रिक्शन क्या होगा? देखिए, जितना फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा जब तक कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं कर जाता। तो इस समय भी जो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा वो हो जाएगा 450 न्यूटन, ठीक है। अब कहते हैं कि ये मैंने फोर्स लगा दिया 520 न्यूटन का। अब मेरा जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर गया। अब मेरा जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर गया। इस समय मेरा जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपन अभी आगे समझेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो तरह के फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट की कंडीशन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन स्लाइड की कंडीशन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। आगे जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो सकती है। तो ये बोर्ड है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है ना वो फिक्स है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है उसकी फिक्स है। वो डिपेंड करता है किस सरफेस पर रखा हुआ है, उसका म्यू क्या है, और ऑब्वियसली ये कितना नॉर्मल ये जमीन पे लगा रहा है। आइए देखते हैं अपन। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, एक एम मास का ब्लॉक एक सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, और लेट्स से कि इसका म्यू कोई कोफिशिएंट है, और इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है 100 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन है 100 न्यूटन। तो बताइए कि इस समय फ्रिक्शन कितना होगा।
तो मैंने पहले ही बताया था, अगर ये बॉडी रेस्ट में और इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, अगर इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा तो मैं बोल सकता हूँ कि F इक्वल टू 0 है, और अगर F इक्वल टू 0 तो 0 होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ठीक है। तो ये मत बोला कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो जैसे जैसे आप फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे अपने आप को इंक्रीज करता जाता है ना। अच्छा चलिए एक दो एग्जांपल्स और दे रखे हैं आपके लिए। ये m मास का ब्लॉक है, ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है तो mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्वियसली अगर इस डिजिटल बोर्ड की बात करूंगा, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा और इसकी जगह कोई, अगर इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि नॉर्मल ज़्यादा लगा रहा है, इसकी जगह कोई टेबल रख दूंगा, सादी सी छोटी सी टेबल रख दूंगा, उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा। और कोई स्टूल रख दूंगा, अगर ये इस तरह का कोई स्टूल रख दूंगा स्पेस, तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन और कम हो जाएगा। और इस बोर्ड की जगह मैं कोई बहुत भारी सी अलमारी रख दूंगा तो उसका तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और ज़्यादा होगा। तो कितना नॉर्मल लगा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होती है, वो होती है μs इंटू एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है, ठीक है। तो और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है μk इंटू एन होती है, ठीक है। और तो शुरू में जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाता जाऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक मैक्सिमम लिमिट क्या होती है जब वो लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाता है, और उसके बाद बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, और जैसे ही उससे जरा फोर्स लगाऊंगा अब तो बॉडी स्लाइड होना शुरू कर देगी। तो शुरू में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लाना है तो उसका फ्रिक्शन 0 है, फिर जैसे जैसे फोर्स बढ़ाऊंगा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फोर्स भी बढ़ाता जा रहा हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, एक लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचेगा और उसके बाद बॉडी स्लाइड होना शुरू कर देगी, ठीक है। सो μs जो होता है इट इज कॉल्ड ए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, μk जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। और अगर मैं कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम μs को ही μk मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है तो, ठीक है। ज़्यादा हम सवाल करते हैं, चलिए ये एक सवाल करते हैं। ये 10 kg का ब्लॉक है, पहला सवाल है, ठीक है। और म्यू दे रखा है 0.5 और इसमें फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। हमसे पूछा है कि इसमें फ्रिक्शन कितना होगा। देखिए इसमें फ्रिक्शन 0 तो नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो जब भी इस तरह के सवाल आए सबसे पहली स्टेप है नॉर्मल निकालना, फर्स्ट स्टेप है नॉर्मल निकालना, फर्स्ट स्टेप नॉर्मल सबसे पहले निकालिए। नॉर्मल निकालने के बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो होता ही क्या है, म्यू इंटू एन होता है। पहले नॉर्मल निकालिए फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालिए, ठीक है। और ये दो स्टेप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद कंपैरिजन करेंगे कि जो फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, अगर वो ड्राइविंग फोर्स एफएल से बड़ा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है, ठीक है, अगर उससे बड़ा है, ठीक है, उससे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। अगर उससे बड़ा है तो बॉडी मूव करेगी, और अगर ड्राइविंग फोर्स एफएल के बराबर है तो बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगी। और ड्राइविंग फोर्स अगर एफएल से छोटा है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, छोटा केस में बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स है जो हमें समझनी है, ठीक है। आइए आप सवाल पाते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल निकालते हैं। तो इसका नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल तो इसका हो जाएगा 100 न्यूटन। क्या ये क्लियर है, इसका नॉर्मल 100 न्यूटन हो जाएगा। क्या इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है एफ एल इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो 0.5 इंटू 100 ये हो गया 50 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन हो गया। फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का। अरे अगर अब आप देख सकते हो जो एफ ड्राइविंग है इट इज लेस देन एंड इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, है या नहीं है। 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, चाहिए मुझे 50 न्यूटन का हिलाने के लिए, तो हिलेगा नहीं। तो इस समय जो फ्रिक्शन हो जाएगा, जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन हो जाएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू जाएगी 20 न्यूटन। जितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी 20 न्यूटन जाएगी। देखिए एफ लिमिटिंग जो होता है ना ये कांस्टेंट होता है, लेकिन एफ जो होता है ये डिफरेंस समझिए। एफ लिमिटिंग ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि फोर्स कितना ज्यादा कम लग रहा है, ये तो फिक्स है। इस बोर्ड का एफ लिमिटिंग फिक्स है, लेकिन जो एफ है, एफ स्टैटिक है, वो डिपेंड करता है कि फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। एक और सवाल है आपके लिए। अब इस केस में हमारे पास एक टेढ़ा फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल टू 50 न्यूटन। इसका हॉरिजॉन्टल एंगल है 37 डिग्री,
म्यू है 0.2, मास 10 kg का है, हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक का। तो हमने जो पहली स्टेप्स पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो नॉर्मल निकालो, उसके बाद एफ लिमिटिंग निकालो, ठीक है, और उसके बाद कंपैरिजन करो एफ ड्राइविंग, एफ डी बोल देता हूँ, एफ डी और एफ एल को चेक करो, एफ डी और एफ एल को चेक करो। तो सबसे पहले तो नॉर्मल निकालते हैं, नॉर्मल निकालना बहुत जरूरी है, आइए नॉर्मल निकालते हैं। तो ये 10 kg का ब्लॉक है, इसका एक तो mg तो नीचे की तरफ लग रहा है। देखिए फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हो जाएगा एफ कॉस 37 और एक हो जाएगा एफ साइन 37। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और ये जमीन भी इधर नॉर्मल लगा रही होगी, लगा रही नहीं हो रही ऊपर की तरफ। तो क्या मैं बोल सकता हूं एन प्लस एफ साइन 37। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप है नॉर्मल निकालना, एनएलएम में बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है आपने। एन प्लस एफ साइन 37 इक्वल टू हो जाएगा 100, होगा नहीं होगा? अब एन फोर्स कितना है? 50, फोर्स कितना है? 50, साइन 37 की वैल्यू 3/5 इक्वल टू 100। तो ये हो गया एन हो गया मेरा 70 न्यूटन, एन हो गया मेरा 70 न्यूटन। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मेरा नॉर्मल जो आ रहा है वो 70 न्यूटन आ रहा है। अगर हमने नॉर्मल कैलकुलेट करा, सेकंड स्टेप क्या थी मेरी? एफ एल कैलकुलेट करा। एफ एल इक्वल टू क्या होता है? म्यू कितना है? 0.2, नॉर्मल कितना है? 70। तो मेरा ये आ गया 14 न्यूटन। आया नहीं आया? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मेरा आ गया है। अब 14 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब इस तरफ जो एफ एल की वैल्यू है वो है 14 न्यूटन। फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ एफ हॉरिजॉन्टल जो लग रहा है मेरा, एफ हॉरिजॉन्टल जो लग रहा है, एफ कॉस 37, एफ तो है 50 तो 37 होता है 4/5, ये तो लग रहा है 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का फोर्स लगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो मेरा लग रहा है वो लग रहा है 40 न्यूटन का। लिमिटिंग फ्रिक्शन है 14 न्यूटन। तो बॉडी तो एक्सीलरेट होगी भाई, बॉडी को कौन रोक सकता है? क्या कोई रोक सकता है बॉडी को? कॉस 37 4/5, ठीक है, बॉडी को कोई नहीं रोक सकता। अब मैं डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ये बॉडी है, इसका मास है 10 kg, इस पर लग रहा है 40 न्यूटन का फोर्स, और पीछे की तरफ इस पर लग रहा है 14 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। चूंकि यहाँ पर म्यू से म्यू के अलग अलग नहीं दे रखा था, जो म्यू दे रखा हम उसी को मान लेंगे कि उतना ही लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। हमने बताया था कि एफ एस और एफ के बराबर होते हैं अगर कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हमारा ये पीछे की तरफ लग रहा है 14 न्यूटन, फोर्स 40 इधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 40 - 14/10, तो ये हो जाएगा 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 26 है ना। तो दिस विल बिकम 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक और सवाल है। याद रखना सबकी सिंपल तरीका है कि हर केस में नॉर्मल पहले निकालना है, सबसे पहले नॉर्मल पहले निकालना है, ठीक है। तो ये ब्लॉक बना लेते हैं दोबारा, ब्लॉक बना लेते हैं। 5 kg का ब्लॉक है, इस पर ये 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। mg 50 न्यूटन का ऑलरेडी नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल तो ऊपर लगेगा इसी, ठीक है। और ये जो लग रहा है फोर्स, ये लग रहा है 20 न्यूटन का, और जो म्यू दे रखा है वो दे रखा है आपको 0.2। तो क्या मैं इसे सिंपल दिख रहा है, नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा 60 न्यूटन। दिख रहा है नहीं दिख रहा? नॉर्मल दिख रहा है 60 न्यूटन। नॉर्मल निकलने के बाद क्या करता था मैं? एफ लिमिटिंग कैलकुलेट करता था। एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा? 0.2 × 60, क्या हो जाएगा? 12 न्यूटन। 0.2 × 60 कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन। अगर क्या आप बताइए, आप 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है मैक्सिमम, तो बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी? फोर्स ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, क्या है? एफ ड्राइविंग इज ग्रेटर देन, एफ ड्राइविंग इज ग्रेटर देन, एफ ड्राइविंग इज ग्रेटर देन द एफ एल। सो बॉडी विल मूव और बॉडी विल स्लाइड करेगी। और इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा 20 - 12/5, 8/5 अपन निकाल सकते हैं इसका। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए अब हम समराइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि एफ लिमिटिंग जो होता है ये नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एफ लिमिटिंग इक्वल टू होता है म्यू एन, हमने पढ़ा, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते हैं वैसे
स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है। हमने पढ़ा था एफ एल जो होता है ये तो फिक्स होता है, म्यू एन जो होता है ये तो फिक्स होता है। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जब तक आपका एफ ड्राइविंग, जब तक कि आपका जो एफ ड्राइविंग है ये एफ एल से कम होगा तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। कम या उसके बराबर होगा तब भी मूव नहीं करेगी। कम भी हो तब तो मूव करनी ही नहीं है, बराबर हो तब भी मूव नहीं करेगी। तो मूव नहीं करने की कंडीशन है कि एफ ड्राइविंग शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एल। ठीक है, और स्लाइड तब करेगी जब एफ ड्राइविंग जो होगा एफ एल से बड़ा होगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए। ठीक है, और अगर बराबर होगा तो बस ये कि वो ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग आ गया। सवालों में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक मास ब्लॉक दे रखा है जिसका मास है √3 kg, इस पर एक फोर्स लगाया है और इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन में है 60 डिग्री फोर्स। हमसे पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक स्टार्ट टू मूव। हमें मालूम है कि ब्लॉक को स्टार्ट कराना है, मूव कराने के लिए, इसका मतलब है कि एफ ड्राइविंग शुड इक्वल टू एफ लिमिटिंग। ठीक है, क्या हमें इसका कुछ म्यू दे रखा है? हाँ म्यू दे रखा है, तो बताएं म्यू कितना दे रखा है? हाँ म्यू दे रखा है इसका 1/2 √3। इसका जो म्यू दे रखा है वो दे रखा है 1/2 √3। इसका जो म्यू दे रखा है 1/2 √3 दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, तो हमारा तो सबसे पहले वही स्टेप्स है। पहले तो नॉर्मल निकालेंगे, तो नॉर्मल निकालने के लिए अपन इसका एफबीडी बनाते हैं। ये मास है √3 kg, तो यहाँ पर लगेगा 10 √3 mg नीचे लगेगा। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा f cos 60 और ये हो जाएगा f sin 60। f sin 60 भी इसमें ऐड जाएगा f √3/2 नॉर्मल की तरफ लगेगा। ठीक है, और ड्राइविंग फोर्स ये f cos 60 जो होगा वो हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले तो अपन नॉर्मल कैलकुलेट कर लेंगे, तो नॉर्मल हो जाएगा 10 √3। ठीक है, प्लस f √3/2, ये तो नॉर्मल हो जाएगा। अब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं, सेकंड स्टेप। लिमिटिंग फ्रिक्शन की स्टेप होती है म्यू एन, तो 1/2 √3 10 √3 प्लस f √3/2, ये मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। f ड्राइविंग कितना हो गया मेरा? f cos 60 ये हो जाएगा f2, तो fd हो जाएगा मेरा f/2। अब हमारी जो कैलकुलेशन है इसमें रख दें fd शुड इक्वल टू fl, तो मैं बोल सकता हूँ f/2 शुड इक्वल टू 1/2 √3 10 √3 प्लस f √3/2। कैलकुलेशन थोड़ी सी डराने वाली है पर डरना नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा f √3 शुड इक्वल टू 10 √3 प्लस f √3/2, और f √3 इधर से कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 - 1/√2 10 √3। √3 से √3 कट गया, ये हो गया f/2 इक्वल टू 10, तो f इक्वल टू हो गया 20 न्यूटन। यानी कि मिनिमम फोर्स जो हमें चाहिए होगा ताकि ब्लॉक स्टार्ट टू मूव हो जाएगा वो हो जाएगा 20 न्यूटन का। ठीक है, आइए, बड़ा क्वेश्चन था। एक और सवाल है हमारे पास, इस बार ये एक वॉल है हमारे पास, ये एक ब्लॉक यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, मैंने इसको प्रेस करके रखा हुआ है, और ऑब्वियसली जब इसको अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। मैं एक फोर्स लगा के इसको प्रेस कर रहा हूँ ब्लॉक को, तो मैं कितना फोर्स लगाऊं, मिनिमम फोर्स कितना लगाऊं ताकि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे? कम फोर्स लगाऊंगा तो ब्लॉक नीचे टपक जाएगा। ठीक है, तो मैं कितना मिनिमम फोर्स लगाऊं ताकि ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा? तो शुरुआत हम वही करेंगे, हमें चाहिए एन, हमें चाहिए एफ एल, फिर हमें चाहिए कंपैरिजन ऑफ एफ ड्राइविंग एंड एफ एल का कंपैरिजन। ठीक है, ये हमें स्टैंडर्ड प्रोसेस है। तो देखिए, अगर मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूँ तो देखिए इसका mg तो नीचे लग रहा होगा और फ्रिक्शन जो होगा ऊपर लगेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका mg नीचे लग रहा होगा और फ्रिक्शन इसका ऊपर लग रहा होगा, ड्राइविंग फोर्स के अगेंस्ट में लग रहा होगा। तो अगर मैं इस पर फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ तो ये दीवार भी इस ब्लॉक पे ना नॉर्मल ऐसे लगा रही होगी, तो नॉर्मल की जो वैल्यू हो जाएगी वो तो एफ हो जाएगी, होगी नहीं होगी? नॉर्मल की जो वैल्यू हो जाएगी वो तो एफ हो जाएगी। पहला तो पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। मान लीजिए दीवार का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है, तो एफ एल जो हो जाएगा म्यू इंटू एफ हो जाएगा।
ये भी समझ में आ गया। अब हमारी बात क्या थी कि ब्लॉक स्टेशनरी कब रहेगा? ब्लॉक स्टेशनरी तब रहेगा जब ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के, जो हमने पढ़ा था, एफ ड्राइविंग शुड बी लेस एन इक्वल टू एफ एल। एफ ड्राइविंग जो होना चाहिए वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम या उसके बराबर होगा, तब तक तो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। तो अब इस केस में एफ ड्राइविंग कौन सा है? यहां पर एफ ड्राइविंग जो फोर्स है वो है एम जी। ये है एफ ड्राइविंग फोर्स, इसको बोल सकते हैं एफ ड्राइविंग फोर्स। तो हमारी कंडीशन क्या थी? एफ डी शुड बी लेस एन इक्वल टू एम जी एफ एल। तो एम जी शुड बी लेस एन इक्वल टू एफ एल, या एम जी शुड बी लेस एन इक्वल टू म्यू एफ, या ये भी बोल सकता हूं म्यू एफ शुड बी ग्रेटर देन एम जी, या एफ शुड बी ग्रेटर देन एम जी बाई म्यू। यानी कि एफ की जो मिनिमम वैल्यू होगी, एफ की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी एम जी बाई म्यू। यानी कि मिनिमम इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा आपको, तब जाके ब्लॉक स्टेशन रहेगा। इससे ज़्यादा फोर्स लगाओ तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये एक मिनिमम फोर्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर इससे कम का फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। ठीक है, आइए एक और देख लेते हैं। ये भी बहुत स्टैंडर्ड सवाल है। एक चेन है, ठीक है, जिसका मास है m, लंबाई है l। इसको मैंने टेबल पे लटकाया हुआ है, कुछ पार्ट लटकाया हुआ है, मान लीजिए y पार्ट लटकाया हुआ है, तो l माइनस वाई पार्ट जो है वो टेबल पे है। हमसे पूछा है इस y की वैल्यू क्या होगी ताकि चेन है ना स्टैटिक रहे, चेन गिरे नहीं। तो भाई अब आप आगे इसको फ्रिक्शन से जोड़ के देख लीजिए। यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है, म्यू दे रखा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो इस चेन को गिराएगा कौन? ये जो पार्ट लटका हुआ है ये गिराएगा, यानी कि ये है इसका ड्राइविंग फोर्स, ये है इसका ड्राइविंग फोर्स। अच्छा, इसको चेन को नॉर्मल कौन देगा? जो टेबल पे बैठा हुआ है वो इसको नॉर्मल देगा। तो सबके मास को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, जो चेन का ऊपर वाला पार्ट है, टॉप वाला पार्ट है, तो चेन का टॉप वाला पार्ट है, मान लीजिए इसको बोल दिया मैंने m1 पार्ट बोल दिया, तो इसका मास क्या हो जाएगा? यूनिट लंबाई का मास हो जाएगा m बाई एल, यूनिट लंबाई का मास हो जाएगा। इस वाली लंबाई का मास क्या हो जाएगा? l माइनस वाई। ये तो हो गया यूनिट लंबाई का मास। भाई ये जो मास जो चेन का लटका हुआ है, जो चेन का टेबल पर रखा हुआ है, इसका मास हो जाएगा l माइनस वाई। एल माइनस वाई तो इसकी लेंथ है, और यूनिट लेंथ का जो मास होता है वो होता है m बाई एल होता है। ठीक है, तो ये पूरी लंबाई का मास, देखिए l लंबाई का मास है m, तो यूनिट लंबाई का मास हो जाएगा m बाई एल। तो l माइनस वाई लंबाई का मास हो जाएगा m बाई एल इंटू माइनस वाई, ये मास हो जाएगा इसका। तो अब इसका नॉर्मल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा? म्यू l माइनस वाई m बाई एल इंटू जी। भाई ये मास होगा, यही तो mg लगाएगा नीचे, mg यही तो लगाएगा, तो g और जो ये नॉर्मल हो जाएगा, सॉरी म्यू नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, म्यू नहीं आएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लिमिटिंग क्या हो जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिटिंग वैल्यू जाएगी म्यू एन, लिमिटिंग वैल्यू जाती है म्यू एल माइनस वाई एम बाई एल इंटू जी। ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई, शानदार आ गई लिमिटिंग वैल्यू। अब हमें चाहिए ड्राइविंग। तो थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूँ, मेरे पास जगह की कमी हो रही है, थोड़ा सा रब कर लेता हूँ इसको। अब एफ ड्राइविंग। अच्छा, एफ ड्राइविंग क्या हो जाएगा? इस लंबाई का मास कितना हो जाएगा? मान लीजिए मास है m2, इस लंबाई का मास, यूनिट लंबाई का मास होता है m बाई एल, इस लंबाई का मास हो जाएगा m बाई एल इंटू वी। ठीक है, तो एफ ड्राइविंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ग्रेविटी है लग रही इसमें, m बाई एल इंटू वाई इंटू जी, ये हो जाएगा। अब अगर ये स्टैटिक रहना है, अब अगर इसको स्टैटिक रहना है तो ये दोनों के दोनों इक्वेट कर दीजिए। जब तक हमें मालूम है कि जो एफ ड्राइविंग जो है हमारा, एफ ड्राइविंग जो है वो लेस एन इक्वल टू एफ एल होगा, तब तक बॉडी रेस्ट में रहेगी। ठीक है, एफ ड्राइविंग जो होगा लेस देन, तो वैल्यू ऑफ वाइज हो तो चेन रिमेन स्टैटिक। तो क्या वैल्यू ऑफ वाइज होती है? हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, एम बाई एल इंटू वाई इंटू जी शुड बी इक्वल टू म्यू एल माइनस वाई इंटू एम बाई एल इंटू जी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कट रही है, एम बाई एल से एम बाई एल कट गया, जी से जी कट गया, और हमारे पास जो आ जाएगा, मेरे पास थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा
लिबर्टी लेना चाहूँगा और यहाँ पर मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो जगह आ रही है, y की लंबाई पूछी तो y इक्वल टू आ गया मेरे पास l माइनस वाई, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो y, ये y है, अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस म्यू इक्वल टू म्यू इंटू एल, तो y इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू एल अपॉन म्यू प्लस 1। दिस इज द लेंथ ऑफ द y, जिसमें कि ये ब्लॉक जो है, ये चेन जो है, ये स्टेशनरी रहेगी। दिस इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द y, है ना। अगर y इससे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली देन इट विल नॉट रिमेन स्टेशनरी। सो एक बेसिक आइडिया था आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। आई होप यू वुड लाइक इट, ठीक है। और अगले चैप्टर में हम फ्रिक्शन के बहुत सारे सवाल करके और आगे बढ़ेंगे कि कैसे इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा जा सकता है। धन्यवाद।